सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान में इस वक्त दो मामलात ज़ेरे बहस हैं। एक है करप्शन, दूसरा है फॉरेन फंडिंग। करप्शन के मामले के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके मुताबिक हालिया दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिनके मंशूर का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही था कि वो अपने दौरे हुकूमत में करप्शन को कम करेंगे। उनका पॉइंट ये था कि अगर लीडरशिप ईमानदार हो तो नीचे जो भी करप्शन कर रहा होता है उसको पकड़ा जाता है। लेकिन इस दौरे हुकूमत में अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के पॉइंटर्स में इजाफा यानी नंबर नीचे की तरफ जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली करप्शन बढ़ रही है तो ये बहुत बड़े अलमिये की बात है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आधा दौरे हुकूमत गुजर चुका है, इसके बाद 2.5 साल है। इन 2.5 साल के अंदर अगर इस इंडेक्स में मजीद इजाफा होता है तो ये हालिया हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और उस वोटर और सपोर्टर के लिए भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी और हजीमत का बायस बन सकता है कि उनके साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है। दूसरा बड़ा मामला फॉरेन फंडिंग का है। फॉरेन फंडिंग का मामला हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंटरव्यू के दौरान निकलने वाली उस खबर के बाद मजीद बरांगिख्तगी का शिकार हुआ जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कह गए कि उन्हें दो ममालिक से फंडिंग की ऑफर थी, उन्होंने पेशकश कबूल नहीं की, लेकिन उन्होंने अपील की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर इंटरवीन करे और 3 बड़ी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी फॉरेन फंडिंग के मामले को ओपन ट्रायल के साथ पूरी दुनिया को दिखाए कि मामला दरअसल था क्या। उसके बाद हमारे ही शो पर एक बड़ा इंकशाफ हाफिज हुसैन अहमद साहब ने किया और वो ये कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को इराक और लीबिया के मुअम्मर कद्दाफी की जानिब से फंडिंग हुई थी। उसके बाद फरूख हबीब साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरख्वास्त लेकर चले गए और उस दरख्वास्त में हमारे ही प्रोग्राम के वीडियो क्लिप और ट्रांसक्रिप्ट का भी तज़किरा किया गया। अब उस केस का क्या बनता है ये तो मामला बाद की बात है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और हालिया जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान यानी मौलाना शिरानी साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब का ग्रुप ये एक प्रोग्राम में बैठने को तैयार नहीं है। हमारे साथ हाफिज हमदुल्ला साहब ने ये कमिटमेंट की थी। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे बहुत ही देरीना दोस्त भी हैं और हमारी कॉल पर आ भी जाते हैं। उन्होंने कमिट किया था कि वो शो में आएंगे और हमारे सवालात का जवाब देंगे, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा अब हाफिज हुसैन अहमद साहब, मौलाना शिरानी साहब या इसके अलावा उनके जो दीगर साथी हैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्या ये वो इंकशाफात हैं जो उन्हें जवाब दलील ना होने की वजह से ना बैठने पर मजबूर करते हैं, या मामला किसी तौर भी सामने वाले की इज्जत रखने का है? नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग फॉरेन फंडिंग स्कैंडल। हैशटैग फॉरेन फंडिंग स्कैंडल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, फॉरेन फंडिंग की दरख्वास्त और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जनाब फरूख हबीब साहब, रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब, सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान, आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से है। जनाब कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात, और जनाब कंवर दिलशाद साहब, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं। मैं प्रोग्राम में अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा फरूख हबीब साहब से होगा। आप दरख्वास्त गुजार हैं इलेक्शन कमीशन में और सवाल उनसे बनता है। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त ले जाने का ख्याल सबसे पहले बताइए कि आपको कैसे आया? देखिए जमील साहब, आपने बिल्कुल आपके टीवी शो के ऊपर मैंने देखा कि हाफिज हुसैन अहमद जो कि एक सीनियर सियासतदान है और JUI के साथ उनका ताल्लुक़ है,
उनके शो पे वो इंकशाफ कर रहे थे कि फजल रहमान साहब ने लीबिया से और इराक़ से यानी कि मुअम्मर कज़ाफ़ी और सद्दाम हुसैन से फ़ंडिंग ली है, जिसका इन्होंने मामला अपनी शूरा के अंदर भी उठाया और बाकी फोरम्स के ऊपर भी उठाते रहे। मौलाना शिरानी साहब का भी इन्होंने जिक्र किया। तो जब अपनी पार्टी का आदमी जब ये बात इंकशाफ कर रहा हो और फजल रहमान साहब ख़ुद जाके इलेक्शन कमीशन के बाहर फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से एहतजाज कर रहे हों, तो फिर तो उनकी बात में वज़न तो उस सूरत पैदा होता है कि वो ये कहें कि जनाब मैंने तो कभी फ़ॉरेन फंडिंग ली नहीं। तो जो अगर वो ख़ुद फ़ॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं और फ़ॉरेन फंडिंग के पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं, इब्तिदा करने वाले हैं, तो फिर उनको अपनी भी चंदे की रसीदों का जो है वो हिसाब देना चाहिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) है, उसके अंदर फॉरेन गवर्नमेंट का भी जिक्र है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 204 है, उसके अंदर भी फॉरेन गवर्नमेंट का जो है वो जिक्र है। और वो तो इलेक्शन एक्ट 2017 तो ये भी कहता है कि अगर इस पर इलेक्शन कमीशन को इस नतीजे पे पहुंचता है कि फ़ॉरेन फंडिंग है और फ़ॉरेन गवर्नमेंट से पैसे लिए हैं, तो वो फिर रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेज सकता है। वफाकी हुकूमत आगे सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है और फिर उसके ऊपर जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाती है चीज़, तो फिर पार्टी डिज़ोल्व भी हो सकती है और उसके मेंबरान जो उसके निशान पर जीते हुए हैं, मुंतखब हुए हैं, वो भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इस पर तो मैं ख़ास तौर के ऊपर आपके शो का हवाला देना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से मैंने देखा कि बड़े खसूसी अंदाज से आपने हाफिज़ साहब को से दोबारा इस हवाले से सवाल किया ताकि किसी किस्म का कोई इबहाम ना रह जाए, उसके ऊपर हाफिज़ साहब ने दोबारा उस चीज़ को दोहराया। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका क्रेडिट जो है वो आपको जाता है, आपके शो को जाता है कि आपने इस चीज़ को उठाया, हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आए, उसी को बुनियाद बनाकर जो है वो हम इलेक्शन कमीशन में गए हैं। और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पहले ही 24 फरवरी को JUI को भी नोटिस जारी किया हुआ है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी के अंदर जाके ये चीज़ जो है वो क्लब इन होगी और ये उसी चीज़ का हिस्सा बनेगी। अच्छा फ़ारूक साहब, आपने हमारा हवाला दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तारीफ़ की, उसका भी बहुत शुक्रिया। आपकी दरख्वास्त में मेरा प्रोग्राम का भी तज़किरा है, मेरा नाम भी आपने लिया, उसका भी बहुत शुक्रिया। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन कल कला अगर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो कि इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ शामिल हैं, अगर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब अपने इन इंकशाफात पर कायम नहीं रहते किसी भी वजह से, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, तो फिर मामला उल्टा भी तो पड़ सकता है। क्या आप लोगों के पास दीगर एविडेंसेस हैं कि इनको फॉरेन फंडिंग होती रही है इराक़ और लीबिया से, इस इंटरव्यू क्लिप के अलावा? फारूक साहब देखें, वो तो हाफिज़ साहब ने खुद अपने एक टीवी और हाफिज़ साहब ने टीवी शो में ये भी इंकशाफ किया कि पेशावर के इनका जो ऑफिस है JUI का, फजल रहमान साहब का, उसके ऊपर तख्ती लगी हुई है और तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है कि ये दफ्तर जो है वो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इसके लिए पैसे फराहम किए। तो वो तो बांगे दोहल जो है उनके इंकशाफात और सबूत वहाँ पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर फॉरेन फंडिंग के इंकशाफात है जी। और इस पर पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अब इन तमाम चीज़ों को देखना है। और इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि 19 जमातों को नोटिस जारी हुए हैं और उनमें JUI जो है वो सर फहरिस्त है, क्योंकि बाकी जमातों के तो केसेस पहले चल रहे हैं। फजल रहमान की जो जमात है वो सर फहरिस्त है जो उसके अंदर शामिल है और उसके अंदर उनके तमाम अकाउंट्स का भी जायजा लिया गया है, जिसमें आमदन से ज़्यादा अखराजात उन्होंने शो किए हुए हैं। तो वो भी उनको बताना है कि उनके अकाउंट के अंदर जो करोड़ों रुपया उनकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर आया है उसके सोर्सेज कौन से हैं, उसके ज़राए कौन से हैं। जब कानून के मुताबिक बात होगी तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की जो शिक नंबर 13 है वो फॉर्म 1 है, जिसके अंदर हर पार्टी पर लाजिम है कि उसने अपने आमदन, अपने अखराजात और उसके ज़राए और असासाजात और वाजिबुल अदा फॉर्म 1 में एक्सटर्नल ऑडिटर से सर्टिफाई करवा के इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो उस तनाजुर के अंदर इन तमाम चीज़ों को देखेगा और उसमें मैंने तो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि हाफिज़ साहब को वो वहाँ पर हाफिज़ साहब को इनके जो दीगर रहनुमा हैं उनको इलेक्शन कमीशन में बुलाएं, ताकि बुला के उनकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके इंकशाफात हैं और जो उनके पास
जो भी शवाहिद मौजूद हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बने। ये स्क्रूटनी तो अब हर सूरत होनी है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो फारूक साहब आपकी आने या ना आने की वजह से पीछे नहीं होगा, एब्सोल्युटली स्क्रूटनी तो होनी है। एब्सोल्युटली। फारूक साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, आपकी इजाज़त से मैं जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो आपके अमायदीन थे, साबका आपके दोस्त थे, साथी थे, वो प्रोग्राम में आपके साथ बैठना क्यों नहीं पसंद करते? आई मीन के हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ कमिटेड थे आज के इस शो में, और हमारी ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ बैठें, बात करें और एक ग्रैंड नेशनल डिबेट की सूरत में एक प्रोग्राम हो जाए, तो उसमें क्या कबाहत है। तो एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। उसकी कोई रीज़न भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो सिर्फ इस वजह से कि आपके साथ बैठ रहे हैं ना बैठ रहे हो, लेकिन वो नहीं आए। तो क्या ऐसी रीज़न है कि आपके साथ किसी भी शो में वो बैठना नहीं चाहते? हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जमील भाई। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, ये तो ज़ाहिर है हमारे भाई हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ही जवाब देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी मुझे और जनाब गुल नसीब साहब और शुजाउल मुल्क साहब को एक तरफ़ा जब निकाला गया गैर दस्तूरी तौर पर जी, यानी ऐलान किया निकालने का जी, तो मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जो हैं वो अरसा से मौलाना शेरानी साहब के सबसे करीब तरीन थे, और मैं समझता हूँ कि आज भी वो उनका एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपको पता है सियासत बड़ी जालिम चीज़ है जी, और मैं यकीनन समझूंगा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जनाब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ही शेरानी साहब का दिफ़ा करेंगे, जमीयत उलमा पाकिस्तान का दिफ़ा करेंगे। बहरहाल मैंने तकरीबन ज़िंदगी गुजार दी है और तमाम चैनलों पर जी, आप हजरात ने तुल्ख तर्श सवालात भी किए हैं, गालियाँ भी हमने खाई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी के साथ बदजुबानी नहीं की है, बदकलामी नहीं की है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसके पास दलील होती है उसे गालियों की या राय फिरार की ज़रूरत दरपेश नहीं होती। हाँ अलबत्ता जो दलील में कमज़ोर होते हैं या किसी और हवाले से, तो फिर ये दो रास्ते इख्तियार करते हैं, या तो गाली गलोच पर उतरते हैं या दरमियान में किसी को बोलने नहीं दिया जाता या फिर उसके साथ बैठने से इनकार करते हैं। अच्छी बात है कि जी वो तमाम पार्टियों के साथ जिनसे वो नफ़रत का इज़हार करते हैं उनके साथ तो बैठ रहे हैं, मुझसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, मुझसे दूर हट रहे हैं। यानी वही बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना कह रहे हैं जनाब आप लोग तहरीक इंसाफ ने आपको पैसे दिए हैं, मैंने कहा कुरान पे हाथ रखें। ये बातें तो हमने तो ऐसा तो कुछ नहीं है हाफिज़ साहब, तो हमें ये पता है हाफिज़ साहब ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको कुछ ऑफर किया गया हो या आप किसी दबाव में ये इंकशाफात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है हाफिज़ साहब। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने तो शुरू में ये बात की थी, उस वक़्त तो हमें पता ही नहीं था कि फॉरेन फंडिंग जायज़ है नाजायज़ है, लेकिन ये तो शूरा के इजलास में मैं और शेरानी साहब ने मौलाना से हिसाब मांगा था जी। लेकिन अब जब मुझसे पूछा गया कि क्या जब फंडिंग का मसला शुरू हुआ कि आपकी जमात ने भी ली है, तो मैंने ईमानदारी से जो मुझे मालूम था, साथ ही उन्होंने पूछा इसराइल से, भारत से, मैंने कहा उसका मुझे इल्म नहीं है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे कहते फ़र्ख हबीब साहब मेरे ख़्याल में काफ़ी अर्सा हुआ, कई महीने हो गए मैं कोयटा से निकला नहीं हूँ, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ और न इनसे मैं मिला हूँ, न एक पैसा देला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हराम है कि मैंने इनसे कोई बात की है या इनकी माँ पर मैंने बात की है। तो मैंने कहा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर? किसी का भी दबाव न था, न है और न रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हुसैन अहमद को दो लोग जो जानते हैं 88 से अब तक, वो इस बात की दलील देंगे, मेरे यानी सियासी दुश्मन भी इस बात का इकरार करेंगे कि कोई दबाव मैं कबूल नहीं करता। दूसरी बात यह है कि मैंने तो अभी तक, वो कहते हैं अभी पार्टी शुरू हुई है जी। जितना उन्होंने बोला है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब खुद ये बात की कि जनाब ये डेंट से हमारी पार्टी में निकल गए, अब पार्टी साफ़ हो गई, हमने कांट चांट किया, इनको ख़रीदा गया है और ये इस्टब्लिशमेंट के हैं, इस्टब्लिशमेंट के हम नुमाइंदे हैं,
आज़ादी मार्च शुरू करने से पहले बाजवा और फैज़ से आप मिलते हैं और आज़ादी मार्च 13 दिन के बाद ख़त्म करने के लिए भी आप इस्टेब्लिशमेंट से यकीन दहानी पर उठते हैं और अभी भी आप कहते हैं कि मुझे सदर बनाया जाए। तो जनाब ये दुनिया जानती है कि इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कौन है। तो बहरहाल मैं मज़ीद इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हम्दुल्ला साहब मेरे भाई थे हैं, मौलाना फजल रहमान मेरे भाई थे हैं, इख्तिलाफ है। मेरे घर में वो ठहरे हैं, उनके वालिद ठहरे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम हमारे घर से, हमारे इदारे से परवान चढ़ी है। ये दरवाज़ा उनके लिए खुला है, लेकिन उसूल होते हैं। मैंने उसूली सियासत की, अगर मौलाना वसूली सियासत करेंगे तो फिर यकीनन टकराव होगा। अच्छा, हाफिज साहब कलामी की माज़रत, मैं आपकी इजाज़त से आपकी तरफ आता हूँ। जनाब कंवर दिलशाद साहब भी हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, माशाल्लाह साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और आप इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। कंवर साहब आपने तवक्कुफ़ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉरेन फंडिंग के ऊपर, इल्ज़ामात के ऊपर अगर किसी तौर से कोई इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है कि उस जमात की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल या मनसूख कर दे? कंवर साहब असूली तौर पर हाफिज हुसैन अहमद की गुफ्तगू में सुनी, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। जो बातें उन्होंने कही है वो सच कही है। अच्छा, हाफिज हुसैन अहमद साहब हमेशा सच बोलते हैं और बड़े जुर्र से बात करते हैं, दोस्त नवाज हैं। मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। इन्होंने जो बात की है दुरुस्त कही है। इसके साथ साथ फारूक हबीब साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ पेश किया है। यहाँ मैं फारूक हबीब साहब की रहनुमाई के लिए गुजारिश करूँ कि वो जब भी दरखास्तें देते हैं उसमें एक बहुत बड़ा आइन का आर्टिकल है, उसको वो इग्नोर कर जाते हैं या लाइल्मी में मिस कर जाते हैं। आपको तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो बाइख्तियार है कि आर्टिकल 62(1) के तहत उसका सब सेक्शन 3, उसमें वो तमाम सियासी पार्टियां अपने फंड के जराए बताने के पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इतने अरसे से ये तहरीक इंसाफ की या बाकी जमातों के जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, तो हमारे किसी एंकर दोस्त ने या किसी ने भी आर्टिकल 62(1) का जिक्र नहीं किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन एक्ट की तो हैसियत सानवी होती है, असल तो आइन का कानून कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 62(1) है। अब जहां तक मामला आ रहा है कि अगर ये साबित हो जाता है, अगर हाफिज हुसैन अहमद साहब पेश हो जाते हैं इलेक्शन के पाकिस्तान में और शिरानी साहब बहुत बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है, वो पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा देती है, तो ये सबूत हो गया। इसमें कोई मजीद फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, लेकिन बात ये दुरुस्त है कि फॉरेन फंडिंग के इनकी जमात पर बहुत शदीद किस्म के इल्जामात लगते रहे, कोई मदरसों को फंड दिए गए, बाकी दिए गए, ये बातें तो हैं। वो ये कह सकते हैं ये ना भी हमारे मदरसों को फंडिंग दी थी, इसका सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट बचता है कि मदरसों को फंडिंग देना अलग मामला होता है और सियासी जमात को देना अलग होता है। तो यहाँ अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना डिफेंस किया तो मुमकिन है वो मदरसों की आड़ ले लें। लेकिन इसके लिहाज से मैं एक और बात कहूँ कि ये जो मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो जब मामला साबित हो जाए कि ममनुआ फंडिंग हुई है तो वो जब्त करेगा। जब्त करने के बाद उस पार्टी का सिंबल जो है वो वापस ले सकता है और फिर आर्टिकल 212 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भेजेगा कि जी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ये पार्टी जो है फॉरेन फंडिंग में शामिल रही है, इन्वॉल्व रही है, तो आप इनके खिलाफ आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को बैन करने का मिजाज नहीं है, अख्तियार नहीं है, लेकिन वो सिफारिशात भेज सकता है वफाकी हुकूमत को। इस पार्टी की फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है तो आप आर्टिकल 17 के तहत और आर्टिकल 62(1) के तहत अपनी कार्रवाई करें, फिर वफाकी हुकूमत कार्रवाई करने की मिजाज है। एब्सोल्युटली राइट, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है और इसमें जो आर्टिकल 62(1)(3) की आप दे रहे हैं इंडिकेशन के इसके ऊपर करना चाहिए था फारूक हबीब साहब को, ये उनकी तरफ मैं लेके जाऊंगा। उससे पहले मैं कायरा साहब को शामिल करता हूं। कायरा साहब, फारूक हबीब साहब ने फॉरेन फंडिंग के इल्जामात से भरपूर दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है। हमारे प्रोग्राम का खुसूसन नेशनल डिबेट का क्लिप, उसका ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने शामिल किया। ये फॉरेन फंडिंग की तलवार सब पर लटकी हुई है बशमूल हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या हुकूमत का बतौर फरीक एक दरख्वास्त को इस तरह से इलेक्शन कमीशन में लेकर जाना आपकी नज़र में दुरुस्त फेल है? कायरा साहब
देखिए, पीटीआई का एक खास तरीकाकार है, या तरीका वारदात कह लीजिए। जब ये किसी मामले में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर उसको बखेरना चाहते हैं, उसको एक लंबे चक्कर में डालना चाहते हैं ताकि उसकी कुछ सम्मत का तयन ना हो सके। अगर आप गौर करें तो ये काम उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन में नहीं किया। पहली बात तो यह है कि हमारे खिलाफ जो दरखास्तें गई हैं जी, वो उन्होंने दरखास्तें जमा कराई हैं, हम उनका जवाब दे चुके हैं, मजीद देंगे। लेकिन उन दरखास्तों में है क्या कि मैंने सुना कि इनको फलां जगह से फंडिंग हुई, फलां बंदे ने फलां जगह पे लिखा कि इनको फंडिंग हुई, फलां बंदे ने बात करते हुए किसी जगह किसी शो में कह दिया कि ये भी बाहर से फंडिंग देते थे। विदाउट एनी ग्राउंड एंड प्रूफ उन्होंने एक बात कही है, फेक एलिगेशंस हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने जवाब दिया भी है, देंगे भी, और हम इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मुस्लिम लीग अपना जवाब दे रही है, ठीक, मौलाना फजलुल का इल्जाम लगा है, वो भी जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, हमारे खिलाफ तो गवर्नमेंट इसलिए गई कि जो 6 साल से इनका केस दबा हुआ था जी, उसके खिलाफ हमने हर फोरम पे आवाज उठाई, और ये 6 साल तक भागते रहे अदालतों में, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। फिर एक लंबे अरसे से इलेक्शन कमीशन उस पर पांव रख के बैठा था। जब हमने इस पे शोर शराबा किया और पीडीएम ने फैसला किया कि हम एहतजाज के लिए कॉल दे रहे हैं, तो फिर ये केस निकाला गया, और अब वो उसको लंबा करना चाहिए, वो अलग केस है। इनके अपने घर के भेदी में प्रूफ्स के साथ कि ये अकाउंट है, फलां जगह से पैसा आया, यहाँ गया, इतना पैसा इस अकाउंट में था, सारी तफसीलात उन्होंने दी हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि ये गुनाहगार है, हम ये कह रहे लेकिन कायरा साहब आपकी बात अपनी जगह पर दुरुस्त। बात यहाँ पर यह बनती है कि घर के भेदी तो उधर भी फिर जेयूआई फेक की अगर बात की जाए तो उस तरफ भी है, तो किसके इल्जामात के ऊपर, किसके इंकशाफात के ऊपर इलेक्शन कमीशन किस तरह से मामलात को ट्रीट करता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सवालिया निशान ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर चीज़ें क्या स्पॉन्टेनियस होती हैं या बाय डिज़ाइन होती हैं, इसके ऊपर भी कमेंट बनता है। तो मैं तो अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट से यहाँ गुजारिश करते हुए एक ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़ारूक हबीब साहब जो इंतहाई अहम आर्टिकल का नुक्ता है बकौल कमर दिलशाद साहब के, वो मिस कर गए हैं। इसमें अगर वो शामिल होता तो शायद बेहतर होता। इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, इसको शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से भी पूछना बनता है, उनसे पूछना बनता है कि इनके शफात अभी क्यों, अब से पहले क्यों नहीं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। फारूक हबीब साहब, आप कमर दिलशाद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। आपने फरमाया है कि 6213 ये सेक्शन आप आर्टिकल का ये भूल गए, और अगर ये शामिल होता तो आपका केस मजीद स्ट्रांग हो सकता था। तो आपको लीगली ज़्यादा किसी ने बताया नहीं, या आप ये शामिल करना भूल गए और आइंदा इसको ऐड कर सकते हैं? फारूक साहब देखें, बात यह है कि जिस तरह इन्होंने बात की आर्टिकल 17(2) के हवाले से, वो बताता है कि किस तरीके से एक पार्टी जो है वो बैन होती है। इसी तरीके से आइन का आर्टिकल 17(3) है जी। 17(3) क्या कहता है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जी। यानी कि लॉ जो है, जारी बात है, पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून जो है वो पाकिस्तान से, अगर कोई कानून उसके मुतसादम बना है तो आपने देखा कि हमेशा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होता रहा, और अगर वो साबित हो जाता रहा कि ये आइन से मुतसादम है तो उन कवानीन को जो है वो सेट असाइड किया जाता रहा। तो यही वजह है कि वही लॉ है पीपीओ का 2002 का, उसका आर्टिकल 13 है। इसी तरीके से इलेक्शन एक्ट 2017 में जो एप्लीकेबल हुआ, उसके अंदर भी आर्टिकल मौजूद है कि आपने फॉर्म 1 के तहत जमा करवाने हैं। और जो 6213 की बात कर रहे हैं, जो हमारे बड़े मोहतरम हैं, हम इनसे सीखते हैं, कमर दिलशाद साहब से इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है जी जी। उसको भी बीच में हम इंशाल्लाह कमर साहब का जो हवाला उन्होंने दिया उसको भी हम इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। लेकिन इसकी जमील बड़ी इंपॉर्टेंट है जी जी। जो भी कायरा साहब हैं बड़े काबिल एहतराम हैं, और ये अपनी पार्टी के अंदर एक बड़े अहम
मनसब के ऊपर जो है वो फायज हैं। हाँ जी। लेकिन मैं इनको अर्ज ये करना चाहता हूं कि कायरा साहब को हमने कोई क्रॉस पर्चा नहीं करवाया आपके ऊपर। आपके इल्म में होना चाहिए कि हनीफ अब्बासी साहब इसी अकबर एस बाबर की पिटीशन को कॉपी पेस्ट करके 2016 में सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था नवंबर 2017 को, जिसमें उन्होंने इसी आइन के आर्टिकल 17(3) का हवाला दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि तमाम पार्टीज ने अपने अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने हैं, उनके जराए बताने हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की 5 साल अकाउंट्स की स्क्रूटनी करनी है। ये मैं नहीं लेके गया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 2017 में मैं एक पिटीशन लेकर चला गया PMLN और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उस वक्त PTI की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में एक फ्रेंडली अपोजिशन चल रही थी। 2017 की बात कर रहा हूं, और इनका केस भी 4 साल से चल रहा है। और इनके केस के अंदर हमने किसी टीवी गुफ्तगू का हवाला नहीं दिया, किसी हेयर से का सुनी सुनाई बात का हवाला नहीं दिया। हमने इनके ही इलेक्शन कमीशन में जो जमा करवाए गए गोशवारे हैं उसका एनालिसिस किया, और फिर अमेरिका के अंदर कायम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी LLC को देखा, जिसके आसिफ अली जरदारी फॉरेन प्रिंसिपल हैं, जिससे मार्क सीगल को पेमेंट्स होती नहीं है। और वो मार्क सीगल वही शख्स है जिस मार्क सीगल ने NRO लेने के लिए बीबी शहीद और मुशर्रफ के दरमियान, कोंडालीजा राइस के दरमियान लॉबी करवाई थी, किरदार अदा किया था। उस मार्क सीगल को पाकिस्तान के खजाने से 2008 से 2013 तक $60 लाख अदा किए गए हैं। इस कौम के पैसे के, इस गरीब के मुंह के इसका नवाला छीन के $60 लाख उस NRO की कीमत अदा की गई है। उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी LLC का इन्होंने अपने अकाउंट्स में जिक्र नहीं किया, जिसको ये चंद दिन तक पहले प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी कहते रहे हैं। जब मैं उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये वो LLC के डॉक्यूमेंट्स में जिससे आसिफ अली जरदारी के दस्तखत भी हैं, मार्क सीगल के दस्तखत भी हैं, फिर इनको वो मानना पड़ी। अब इनकी भी स्क्रूटनी हो रही है, इनके बैंक अकाउंट्स भी स्टेट बैंक से उसी तरह खत लिख के स्क्रूटनी कमेटी ने, इलेक्शन कमीशन ने मंगवाए हैं जिस तरह हमारे मंगवाए थे। अब इन्होंने उसका जवाब देना है। 4 साल ये जवाब नहीं दे सके। फिर ये कहते हैं जी हमने अपना अकाउंटेंट, अपना ऑडिटर फारिग कर दिया है। कभी ये अपने वकील को कहते हैं वकील को फारिग कर दिया है। कभी ये कहते हैं खोसा साहब कि जनाब मैं जिस चीज का जवाब दूंगा उसी बात को हतमी समझा जाए। अभी तो जिस तरह हाफिज साहब ने कहा था अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो समझ रहे थे कि PTI का केस है, हम कहते हैं हमारी स्क्रूटनी करें, सख्त से सख्त करें। हम 40,000 डोनर्स का अपना रिकॉर्ड दे चुके हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। हमारे अकाउंट में तो कोई हवाला हुंडी का पैसा नहीं आया। केसेस तो इनके ऊपर चल रहे हैं, जाली अकाउंटों के, पापड़ वालों के, फलूदे वालों के, अयान अलियों के, मनी लॉन्ड्रिंगों के केसेस तो इन पे हैं। तो यही मामला इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के इनके अकाउंट्स में भी है। तो अगर इन्होंने कोई मामला ऐसा नहीं किया, फॉरेन फंडिंग ऐसी नहीं की, तो इनको ये कहने की बजाय कि जी ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मामले को फैलाना चाहते हैं, इनको ये कहना चाहिए कि जनाब ठीक है PTI की भी हो रही है, आप मुतालबा करें, हमारा भी मुतालबा करें, लेकिन आप कहें जी हम भी हाजिर हैं, हम अपने सबूत लेकर हाजिर हैं, पीपल्स पार्टी भी हाजिर है, इवेंचुअली भी हाजिर है, भी हाजिर है। आप अपने लिए तो अलग कानून चाहते हैं, अपने लिए अलग मेयार चाहते हैं। जी बिल्कुल, इवेंचुअली बिल्कुल यही होना चाहिए। इवेंचुअली बिल्कुल यही होना चाहिए। कानून के हवाले दे दिए, मैंने भी आपको कानून के हवाले दे दिए। फारूक भाई, इनसे बड़ी चीज तो कोई नहीं है। फारूक भाई, इससे बालातर तो पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इवेंचुअली बिल्कुल यही होना चाहिए। एहतजाज करते हैं, आपके एहतजाज में वजन उस वक्त बनेगा जब आप कहें कि जनाब ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने जमा करवा दिए हैं, अब आप PTI की स्क्रूटनी भी कर लें। एब्सोल्युटली राइट, इवेंचुअली बिल्कुल यही होना चाहिए। इसके ऊपर उनसे सवाल बनता है, लेकिन उनसे पहले मैं आपकी बात जो है ना ये कंवर दिलशाद साहब को थ्रो कर दूं। कंवर साहब, आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर फारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं कि 6213 जिस आर्टिकल का आप तज़किरा कर रहे थे, जो आपकी नज़र में अभी इसकी कमी है दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त के अंदर, वो उसको शामिल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो ज़िमनी तौर पर जमा करा दें, उसका भी हवाला दे, लेकिन फारूक हबीब साहब ने आर्टिकल 17 का जो जिक्र कर दिया, आर्टिकल 17 ने भी कवर किया है। हाँ। जहां आर्टिकल 6013 ने कवर किया है, तो उसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17 है। तो ये आइन का मैं बताऊं, बड़ी फारूक हबीब साहब में बड़ी गिरफ्त है इनको। मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे कि आइन में जो पहली जो आर्टिकल होते हैं उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, जो बाद में आती है उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो पहला आर्टिकल 17 है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा वेट है, वजन है, उसका उन्होंने हवाला दे दिया। इसके बाद आर्टिकल 6113 आगे चल के मजीद उसकी एक्सप्लेन कर दी। लेकिन एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 62 में फॉरेन फंडिंग का बाकायदा एक चैप्टर था। जी जी। अच्छा, लेकिन बहरहाल
उसमें लफ्ज लिखा होता सब्सटेंशियल अगर कोई फॉरवर्ड साबित हो जाए, यानी अगर कोई बहुत ज्यादा कोई खास कोई चीज नजर आए, जब उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ के जमाने में पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 का सेक्शन 4-5 चला, उसमें लफ्ज लिखे एनी अमाउंट। अब एनी में आ गया कि अगर किसी जगह से £1 $1 भी साबित हो जाए तो वो फॉरेन फंडिंग जो है ममनुआ के ज़िम्मे में शामिल हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने शामिल करवा दिया। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2062 से निकाल के एक लफ्ज आ गया। यही इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204। अब ये 200 जितनी भी सियासी पार्टी हैं, जैसे फरूक हबीब साहब ने भी कहा है, बाकी पार्टियां भी आ गई, इन सब की स्कूटनी जो है वो करीबन होने वाली है। तहरीक इंसाफ की तो जहाँ तक हमें खबर मिली कंप्लीट हो चुकी है, चंद मीटिंग और होगी। इसके बाद जो बाकी सियासी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। जमीयत उलमा इस्लाम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं फरूक हबीब साहब के तौर पर सुनाना चाहता हूँ कि जिस वक्त उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद जो एक ज्वाइंट सेशन हुआ था बकायदा, उसमें ISI के डीजी ने जो खिताब किया उस पर मौलाना फजल रहमान ने उन पर शदीद तनकीद की, उस तलखियां हुई, उस पर जनरल पाशा साहब ने बड़ा अहम बयान दिया जो कि पार्लियामेंट की राहदारी में गुजरा था। ऑफ द रिकॉर्ड बातें रिकॉर्ड में तो हम नहीं लाते, लेकिन बहरहाल हमने भी सुना, राहदारी ने सुना। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे मालूम है कि लीबिया से पैसे आते रहे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, आई रिमेंबर दैट मोमेंट। वो बिल्कुल अच्छी तरह याद है। तलख कलामी से जवाब दिया था, हाँ, जिस पे वो खामोश हो गए, बोले ही नहीं थी 2 घंटे तक। जी काफी देर खामोश है। मैं हुसैन अहमद साहब की बात को, उनके हाफिज हुसैन अहमद की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने बात जो कही है बड़ी सॉलिड बात कही है, सॉलिड बात है, और वो सच कहते हैं हमेशा, कभी उन्होंने। आपकी इजाजत से मैं हाफिज साहब की तरफ चलता हूँ। हाफिज साहब, अभी फारूक साहब ने भी जिक्र किया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपने अपने लास्ट जवाब में भी यही कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये पार्टी अभी क्यों शुरू हुई है, जब आप एक अरसे से जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से मुंसलिक थे, बल्कि आप तो सीनियर तरीन साथियों में थे। आप तो उन लोगों में थे जो मुफ्ती महमूद साहब के बाद पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक थे। तो फिर आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? ये बात आपको उस वक्त क्यों याद आई है जब PDM एक मोमेंटम गेन कर रही थी? ये सवाल है और सोशल मीडिया पर बहुत पूछा जा रहा है। हाफिज साहब। देखिए जमील भाई, गुजारिश ये है कि यकीन जानिए, मैं हल्फन कहता हूँ कि हमें इससे पहले पता नहीं था, या पाकिस्तान में भी किसी को इल्म नहीं था, आपके इदारों को भी शायद इल्म नहीं था कि फॉरेन फंडिंग है क्या, कहाँ पर ममनू है, कहाँ पर ममनू नहीं है जी। बाकी जहाँ तक ये मैंने पहले भी अपने बयानात में कहा है कि जब ये पैसे आए थे और उसके बाद जनाब आफ्ताब मुग़ल साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के नायब सदर थे सीनियर जी, और चूड़ पिंडी में आप अभी भी चौक पे जाएं वहीं पर रहते थे जी। अभी भी उनका घर वहीं पर है, उनके बच्चे हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मौलाना के साथ वो गए थे, उन्होंने वो चेक और वो पैसे मौलाना को दिए थे। फिर उन्होंने हमसे शिकायत की जी, मौलाना शेरानी साहब वगैरह को कहा कि इतने पैसे दिए हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि आपने सेक्रेटरीट बनाया, ज़मीन ली नहीं ली। तो शूरा का इजलास हो रहा था जामिया मदनिया करीम पार्क लाहौर में जी। उस वक़्त मौलाना फजल रहमान सदर नहीं थे, जनरल सेक्रेटरी थे। हज़रत मौलाना पीर अब्दुल करीम बेर शरीफ वाले सदर थे, इस दुनिया में नहीं रहे। मौलाना हामिद मियाँ साहब थे, मेरे बहनों मौलाना अब्दुल वाहिद साहब मग़फ़िरत करें अल्लाह उनको, वो थे, मैं था। शेरानी साहब ने इस मसले को उठाया और उनसे पूछा कि ये जो पैसे आए हैं आपने वो काम क्यों नहीं किया, या तो आप हिसाब दें या पैसे दे दें या इस्तीफ़ा दें। 3 बातें रखे, 3 घंटे तक इजलास में ये लड़ाई होती रही। फिर बुज़ुर्गों ने बात की, मौलाना रो पड़े, फिज़िकली रो पड़े, माज़रत की कि मुझसे ये खर्च हो गए थे अपने लिए, आइंदा मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। हमने ये बात उस वक़्त भी की थी और उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या उस वक़्त से लेकर अब तक कमर साहब भी एक दौर में सेक्रेटरी थे और दीगर भी थे, क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है? क्या 7 साल से तहरीक इंसाफ के फंडिंग का मसले के
हवाले से बात आगे बढ़ी है। क्या मैं ये पूछना चाहूँगा कि पिछले सेनेट इलेक्शन में 20 अरकान को सूबाई असम्बली के तहरीक इंसाफ के तमाम मेहमानान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। अपने मौजूद गेस्ट पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर 20 अरकान को तहरीक इंसाफ ने निकाला था या नहीं? 5-5 करोड़ जिन्होंने लेकर भेजे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या तलहा महमूद साहब जो 3 बार सेनेटर JUI के बने, जिनका JUI से ताल्लुक़ नहीं था जी, और उसके बाद वो पैसे दिए गए हैं, और फिर मौलाना गुल नसीब ने तीसरी बार उनको पार्टी ने टिकट दिया था और मौलाना के भाई ने 68 करोड़ रुपए तकसीम किए, कमेटी बनी, सब कुछ हुआ। सवाल ये है कि क्या मीडिया ट्रायल के ज़रिए हम फैसले करेंगे? क्या इदारे सो गए हैं, मर गए हैं, या उन्होंने भंग पी रखी हुई है? आप मुझे ये बताएं कि आज कोयटा में बैठा हुआ हूँ, इस वक्त यहाँ रेट 12 करोड़ तक पहुँच चुका है। अच्छा। और बाकायदा तौर पर दलाल आकर मंडी सजा चुके हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने बेचे, किस चीज़ का रेट? मैं नाम भी ले रहा हूँ जनाब, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ। किस चीज़ का रेट? आपके इस वक्त वज़ीर रेलवे जनाब आज़म स्वाति, किस चीज़ का रेट? आज़म स्वाति साहब आपके रेलवे के वज़ीर हैं, वो सेनेटर बने JUI की, और उन्होंने ख़ुद ये बात तस्लीम किया कि 8 साल तक पार्टी के अखराजात मौलाना मुझसे लेते रहे। अखराजात के लिए लिए, किसके लिए लिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन क्या एहतिसाब के हवाले से इदारे जो है मफलूज हो चुके हैं? मैं आपको रोकूंगा, मैं फिर से सवाल करता हूँ। आपने अभी रेट्स का जिक्र किया, 12 करोड़ रुपए रेट लग रहे हैं, आपने अब बताने की कोशिश की, लेकिन प्लीज इसको क्लेरिफाई कीजिए, किस की बात कर रहे हैं आप? किस चीज का रेट लग रहा है वहां पे? यहाँ पर एक सेनेट के टिकट का, क्योंकि सबसे कम जो सेनेटर सबसे कम जो बनाए जाते हैं, MPA जो बनाते हैं, वो बलूचिस्तान से बनाए जा रहे हैं। जी। यहाँ पर 5-6 सेनेटर पे जो है ना, एक 5-6 MPA जो है एक सेनेटर बना सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं। यहाँ पर 3 अफराद ने बाकायदा तौर पर ऑन द रिकॉर्ड मीडिया में बयान दिया है कि 12 लोग आए हैं और 12 करोड़ इस वक्त तक रेट बन चुका है। आप नाम ले सकते हैं उनका? है, कुछ हजरात हैं जो, आप उनका नाम ले सकते हैं हाफिज साहब? बिल्कुल मैं नाम लूंगा। मैं आपके चैनल पे क्यों नाम लूं? क्या पहले आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म करें, हाई कोर्ट को खत्म करें, आप सेशन मेरी बात सुने, जमील साहब बात सुने, आप इन इदारों को खत्म करें, मुझे और आपको बिठा दे, मैं सबके नाम लूंगा। अभी जिनके मैंने नाम लिए हैं पहले उनका तो एहतिसाब करें। मैंने तलहा महमूद का नाम लिया है, मैंने जो है ना आपके आज़म स्वाति जिस वक्त आपके वज़ीर हैं, हमारे सेनेटर बने, जिनका JUI से पहले कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैंने उसका नाम लिया है। शेख याकूब का मैंने नाम लिया है। मौलाना गुल नसीब जिसको निकाला गया था, पार्टी ने उसको टिकट दिया था, लेकिन उसके बदले में आपका ये पॉइंट मैं फारूक साहब की तरफ लेके जाऊंगा। हाफिज साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे। अब क्योंकि आपका मामला इदारों की तरफ जा चुका है, फारूक हबीब साहब कंप्लेनेंट हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, दरख्वास्त लेकर जा चुके हैं, तो आपके पास वो तमाम सबूत हैं? अगर इलेक्शन कमीशन आपको बुलवाता है, क्योंकि सॉलिड एविडेंसेस चाहिए होते हैं, टीवी पर तो इंकशाफात हो गए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप किसी इदारे के सामने पेश होना चाहते हैं, कल को आपको बुलाया जाता है, तो आपके पास वो तमाम एविडेंसेस हैं कि आप वो मामले को सपोर्ट कर सकें वहां पर जाकर? हाफिज साहब बिल्कुल इमरान खान ने कल ये बयान दिया है कि मुझे पेशकश हुई है। झूठ बोल रहा है इमरान खान ने 20 अपने MPA को निकाला, उसने झूठ करके निकाला। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इदारों में आप चलें,
आप मीडिया ट्रायल करवाते हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, इनको ख़त्म करें, मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं ये तमाम बातें कर रहा हूँ कि क्या कल आपने वज़ीर आज़म का बयान नहीं पढ़ा, उसने कहा कि मुझे पेशकश हुई है। वो मेरे प्रोग्राम में बोला था सर, मेरे ही शो में बोला था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कि 2 ममालिक से मुझे फंडिंग की प्रोग्राम में बोला था, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं या फिर इदारे जो है ना उनकी बात आपकी बात आ गई। हाफिज साहब का पॉइंट आ गया। मैं फारूक साहब की तरफ ये बात लेकर जाता हूँ। फारूक साहब, अभी आपने सुन लिया होगा हाफिज साहब की गुफ्तगू को। उन्होंने फरमाया है कि 12 करोड़ रुपए रेट लग रहा है एमपीएज का सेनेट टिकट के लिए। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर आप लोग तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका तदारुक कैसे करेंगे। एक तो आप शो ऑफ हैंड्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, आपने तरमीम की बात की है। जिन्होंने वोट बेचा है उनका क्या किया आपने? ठीक है फारूक साहब, योर टेक सर, आपने सुन ली होगी बात। उनको पार्टी से निकाला, उनके खिलाफ क्या किया? फारूक साहब जी देखें बात यह है कि हमने तो एक इंतहाई कदम लिया और जब हमें पता चला कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और जिस अंदाज से पैसों की खरीदो फरोख्त की गई है, तो जमील साहब, मैं आपके नाजरीन के लिए ये बात भी बताता चलूँ कि उस वक्त ये मार्च 2018 की बात हम कर रहे हैं जी। इंतखाबात से 2 माह कबल, यानी कि एक पार्टी अपनी सिटिंग एमपीएस को 20 सिटिंग एमपीएस को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब इंतखाबात के बिल्कुल आप पास पहुंचे हों उस वक्त हमने फारिग किया था। तो ये जुर्रत का मुजाहरा भी इमरान खान ने किया था। यही तो बात है। यही बात तो बार बार हाफिज साहब की बात को मैं बढ़ाना चाहता हूं आगे कि ये कितने शर्म की बात है, ये कितनी बड़ी मुनाफकत है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और अपोजिशन के अंदर बैठी जितनी ये जमातें हैं उसमें फजल रहमान इनके इमाम बने हुए हैं सारी खरीदो फरोख्त के अंदर। जिस तरह इन्होंने बात की, क्योंकि वहां पर सिर्फ पैसा एमपीएस एमएनएस को नहीं दिया जाता, वहां पर पैसा जो है वो पार्टी के सरबराह भी लेते हैं टिकट देने का। जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं उन्होंने पता नहीं फजल रहमान साहब को कितने नोटों के अंदर जो है वो तोला होगा उस वक्त टिकट लेने के लिए, फिर वो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म करते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत बार बार ये कह रही है और हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं कि ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट पे हो। कितनी शर्म की बात होगी कि एमएनएस एमपीएस जो अवाम से लाखों लोगों के नुमाइंदे होते हैं, वोट लेकर आते हैं और वोट चंद टकों की खातर अपना वोट बेच दें, और उससे क्या एक मैसेज जाता है? इसको रोकने के लिए, इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट को इस तरमीम में जेयूआई और पीपल्स पार्टी आपका साथ देंगे? जेयूआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी आपका साथ देंगे? तरमीम तो तभी आप करवा पाएंगे ना जब आपके पास अक्सरियत होगी। ये बताइएगा जरा। देखें इसमें ये आज ये उस मोड़ के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, उस दिहाने के ऊपर खड़े हो गए हैं कि आगे समुंदर है पीछे खाई है। इनको ये फैसला करना है हाँ, इस मौके के ऊपर। ये मिसाके जमहूरियत के अंदर ये लिख चुके हुए हैं, उसकी शिक नंबर 23 के अंदर ये लिख चुके हैं कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से होगा। अगर आज आप समझ लें कि ये इस तरमीम की हमायत नहीं करते तो फिर आप बांगे दोहल अपने टीवी शो पे ये बार बार ये बात चलाइएगा कि ये वही लोग हैं, ये वही पार्टियां हैं जो इस मुल्क के अंदर खरीदो फरोख्त करती हैं, छांगा मांगा की मंडियां लगाती हैं, एमएनएस और एमपीएस के वोट खरीदती हैं, खरीद के सेनेट को जो है इन्होंने एक खरीदो फरोख्त की मंडी बना दिया है। फिर ये क्या कानून साजी करेंगे? फिर ये क्या इनके फैसलों के अंदर क्या आवाम की नुमाइंदगी बाकी रह जाएगी? या फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि हम वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं? ये तो नोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं कि आप नोट चलाएं और आप सेनेट बन जाएं, और सेनेट में फिर जो कानून साजी होगी फिर वो कानून साजी मुल्क के मफाद में नहीं होगी। अच्छा फारूक साहब, आपकी इजाजत से मैं जरा कायरा साहब को शामिल करूं। खिलाफ होगा जो मुल्क के मफाद के खिलाफ होगा उसको रोका जाएगा। ठीक है, मैं कायरा साहब से सवाल पूछ लेता हूँ। कायरा साहब, इंकशाफात हर दौर में होते रहे। इंकशाफ अकबर एस बाबर ने भी किया, इंकशाफ हाफिज हुसैन अहमद साहब, मौलाना शिरानी साहब ने भी किया। आपको क्या लगता है कि ये इंकशाफात बाय डिजाइन है, स्पॉन्टेनियस है? कायरा साहब, पीटीएम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी के अगर कोई हम पे कोई इल्जाम है तो ये पीपल्स पार्टी के ऊपर है। व्हाट पीटीएम हैज टू डू विद इट? जेयूआई के ऊपर इल्जाम है तो बाकी पीडीएम का इसमें क्या कसूर है? मुस्लिम लीग पर कोई इल्जाम, हम पे कोई इल्जाम है हम उसका जवाब देंगे, हम उसका दिफा करेंगे। कुछ सबूत तो नहीं आ गए ना। तो सवाल ये है कि शिरानी साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब इतने अरसे से बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आज तक वो अपनी सारी उम्र गुजारी उन्होंने इस जमात के अंदर,
और आज अगर वो इसका इकबाल कर रहे हैं, इसका जवाब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके स्पोक्सपर्सन देंगे। मुझे कोई इससे ना मेरे पास कोई सबूत है, ना मेरे पास कोई जवाब है। अच्छा। लेकिन एक बात बहरहाल मुझे जरूर कहनी है कि इतने सालों तक आप खामोश बैठे रहे, उस वक्त तक आपको कानून के खिलाफ काम करते हुए ख्याल नहीं आया? आप सेक्रेटरी जनरल साहब थे उस जमात के, या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे उस जमात के, बड़े अहम ओहदों पर रहे ये दोनों अहबाब हमारे, बड़े बड़े काबिल एहतराम है। उस वक्त ये बात याद नहीं आई। आज जब उसका ये मामला उठाया गया है तो ये यकीनन शकूक को शुबहात का बायस है। ये सवाल सोशल मीडिया पर भी बहुत पूछा जा रहा था कायरा साहब, और ये सवाल मैंने हाफिज साहब से पूछ लिया है और उनका बड़ा डिटेल जवाब उन्होंने दे दिया है। कमर दिलशाद साहब, इन केस अगर कंप्लेनेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तमाम तर एविडेंसेस ले जाने के बावजूद साबित नहीं कर पाता और बात झूठ निकलती है और जिसने इंकशाफात किए हैं उनकी बात में दम नहीं होता और वो एविडेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं होते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या इख्तियार है? क्या मामला उल्टा भी पड़ सकता है कंप्लेनेंट को? नहीं, इसमें मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इतनी गहराई में नहीं जाता। उनको एक ही सिंपल फैसला होगा कि हम उसको मसरूद करते हैं, इस शायद इकट्ठे नहीं हो सके, सबूत पेश नहीं हो सके, तो हम इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। भाई इतना तक हम, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जितने भी आईनी इदारे हैं वो उसी हदूद तक रहते हैं। जिन्हें खिलाफ दरखास्त दी है उनके पास भी सबूत तो होते हैं, लेकिन एविडेंस ना पेश कर सके अदालती लैंग्वेज के तहत या अदालती फोरम के तहत, तो इलेक्शन कमीशन तो फिर करेगा हम इसको मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन मैं इधर आपकी वसातत से जमील साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम करवाया, आज का प्रोग्राम तो बहुत जबरदस्त कर दिया आपने। तो मैं ये कहूंगा कि तमाम सियासी जमातों को हमारा इलेक्शन एक्ट 217 का 204 को बार बार पढ़ें, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसमें सब सियासी जमातों के लिए सबक भी है, रहनुमाई भी है। तो अगर कहीं ना कहीं उसके इशारे में इलेक्शन कमीशन की वजद में आ गए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जहाँ फौरन मामनुआ जो है फंड जब्त करेगा तो वहां उसका सिंबल भी वापस ले सकता है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपके इसी पॉइंट प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। जनाब फरूख हबीब साहब कंप्लेनेंट हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। हमारे प्रोग्राम के वीडियो क्लिप का ट्रांसक्रिप्ट भी उन्होंने उसके साथ लगाया, मेरे प्रोग्राम का और मेरा बाकायदा तौर पर तस्करा किया गया है। हाफिज हुसैन अहमद साहब का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ कि तमाम तर तल्ख सवालात के बावजूद वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं और इंकशाफात अपनी जगह पर लेकिन दलील के साथ बात करते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब ने बड़े लीगल पॉइंट्स बताए 2-3, अगर तमाम पार्टीज ये प्रोग्राम देख रही हैं तो उन्हें सुने ज़रूर कि उनकी पार्टी कितने बड़े अताब के ज़ेर आ सकती है अगर इस तरह के मामलात रहते हैं। तो प्रोग्राम कंक्लूसिव रहा है आज के इस प्रोग्राम से, आज के इस डिबेट से। जमील फारूकी को इजाज़त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।